हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चलता आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का जो पेपर था वो समाप्त हो चुका है और इस समय चल रहा है आपका सन 2019 का पेपर। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका सेट नंबर 2, क्योंकि इसका भी जो पहला सेट था वो समाप्त हो चुका है और आज इसका हम आपका 4th पार्ट प्रोवाइड करेंगे। यानी कहें तो सेक्शन बी आपका शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका ग्रामर का टॉपिक डिस्कस किया जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इसमें ग्रामर की जो चीज़ें होती हैं, मुख्य रूप से जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जनरल चीज़ें, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है आपका, यहाँ तक कि सिंटैक्स भी आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी इसके नहीं करना, नहीं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे छूट जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था हमारा अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019। क्या चल रहा था, सन 2019, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका सेट नंबर 2 316 DH। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि यदि आपने जितने भी अनसॉल्व्ड पेपर की जो क्लास है उनको आपने अच्छी तरह से देख लिया या उनको याद कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया होगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर के हिसाब से डिस्कस किया जाता है या समझा जाता है तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ कंटिन्यूस नहीं होती है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक ही टॉपिक चलता रहे। इसमें क्या होता है, कभी कोई सा टॉपिक आ जाता है, कभी कोई सा, यानी कहा जाए तो काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाता है एक बार में, है ना। तो इस तरह से देखो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। इसके बाद आपका सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी हो गया, इसमें आपका डिग्री भी हो गई, पैसिव भी हो गया, और यहाँ तक कि आपका सिंटैक्स भी इसमें डिस्कस हो गया। तो इन चीज़ों को पढ़ाने में कितना समय वेस्ट हुआ था, और अब मात्र थोड़े समय में, यानी कि 10-15 मिनट में ही आप सारी चीज़ों को समझ लोगे। और इसमें किसी एक पार्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि सारे उसको डिस्कस किया हो, कहीं से भी कोई सा भी सेंटेंस आ सकता है, जैसा कि एग्ज़ाम में होता है। इस तरह से आप इसे बहुत ही आसानी समझ सकते हैं। तो देखो बहुत ही अच्छी तरह से, तो इसका आज हम 4th पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कहें इसको हम सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन बी।
और इससे आपको एक फ़ायदा और होता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि किस क्वेश्चन पर क्या टॉपिक है और कौन से क्वेश्चन पर क्या टॉपिक है। यानी कि बार बार यदि आप अनसॉल्व्ड का पेपर को अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे, तो आप बहुत ही आसानी से पता लगा लोगे कि 90 क्वेश्चन पे क्या है, 10वें पे क्या है, 12वें पे क्या है, 13वें पे क्या है। इस तरह से आप हर चीज़ को अच्छी तरह समझ जाओगे और एग्जाम में भी बहुत आसानी से कर सकते हो। ज़्यादा आपको पेपर ढूंढने में, क्वेश्चन ढूंढने में ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, ज़्यादा समय खराब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका 9A में क्या है देख लेते हैं एक बार। चेंज एनी वन, यानी चेंज माने बदलिए, वन माने किसी एक को, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि जो निम्नलिखित वाक्य दिए हुए हैं इनमें से किसी एक को आपको बदलना है। किसमें बदलना है? इनटू इनडायरेक्ट। क्या करना है इसका? इनडायरेक्ट करना है। तो देखो इसमें आपको दो दिए हुए हैं और हमको क्या है, केवल एक को ही करना है, बट हम आपको दोनों ही समझाएंगे। क्यों? कि हो सकता है कि कौन सा इसमें आ जाए। तो देखो जितने भी हमने सन 2000 के पेपर को सॉल्व कराए थे उसमें सभी प्रकार के टॉपिक डिस्कस हो चुके थे मेरे हिसाब से। असर्टिव भी आ गया था, इंट्रोगेटिव का भी आ गया था, इंपेरेटिव भी आ गए थे, लेट वाले भी आ गए थे, यानी कि हर तरह के उसमें टॉपिक आपके आ रहे हैं और आप इनको समझ जाओगे। यदि आप इसको क्रम से करोगे तो क्रम से चीज़ें याद हो जाती हैं, क्रम से याद हो जाती हैं, लेकिन जब कोई चीज़ कहीं कहीं से की जाती है दिक्कत जब आती है, इसीलिए ये चीज़ आपकी जो दिक्कत होगी वो अनसॉल्व्ड के माध्यम से आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। शी सैड, यानी कि उसने कहा, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, यानी कि उसने कहा कि बरसात कितनी सुंदर है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको पहचानते हैं। तो देखो शुरू में हाउ आ गया, हाउ के बाद एडजेक्टिव आ रहा है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहचान लिया, पहचानने के बाद बनाना शुरू करते हैं। तो कौन सा है? 9 का 1, यानी 9 का पहला है, तो बनाना शुरू करते हैं। पहचान लिया कौन सा है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी है। और एक्सक्लेमेटरी में 3 चीज़ें होती है हमारा, दुख, सुख, आश्चर्य, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। दुख है कि सुख है कि आश्चर्य है। तो देखो हाव वाले वाक्य में आश्चर्य होता है, हाव वाले वाक्य में क्या होता है? आश्चर्य होता है। हाव या वाट आ जाए तो इसमें क्या है? आश्चर्य है। इसको बनाने के लिए हमने एक बात बताई थी कि हाव या वाट को किसमें बदलते हैं? वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। तो ये भी बात हमको याद रखनी है कि हाउ या वाट को किसमें बदलते हैं आप? वेरी या ग्रेट में बदल सकते हैं। तो देखिए बनाते हैं इसको। 9 का पहला है, शुरू करते हैं। तो सी तो हमारा सी रहेगा। अब सैड के स्थान पर क्या लगाना है? तो आश्चर्य वाले वाक्य में क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम विद सरप्राइज। क्या लगाते हैं सैड के स्थान पर? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर हम खाली इसको सी एक्सक्लेम्ड ही छोड़ देते हैं तो भी हमारा सही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर हमने ये सरप्राइज नहीं लगाया, किसी कारणवश आपको नहीं ध्यान रहता है मान लीजिए, तो हाउ या वाट वाले वाक्य में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसमें सरप्राइज ही लगाना है। यदि आपने यहाँ तक लिख दिया है तो भी आपका सही है, और यहाँ तक लिख दिया है तो और ज़्यादा सही है। ठीक है, अब कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। ठीक, आगे हाउ आ गया। तो देखो हाउ वाले वर्ड क्या करते हैं? वाक्य को साधारण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साधारण। साधारण करने का मतलब क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एचबी आएगी, फिर एमबी, इस तरह से आपका आता है। तो पहले सब्जेक्ट देखो क्या है इसमें? द रेन है हमारा, तो लिख लेंगे द रेन। फिर दूसरे नंबर पे एचबी आ जाएगी, इज। और देखो यहां पर ये पास्ट है, सैड आ रहा है, पास्ट है, तो इज चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाज। ये हो गया, ये हो गया, ये वाज हो गया। अब इसको, अब हमारा यहां से यहां तक खत्म हो गया, अब यहां शुरू करेंगे। अब हाउ आ गया है, तो क्या करते हैं? हाउ या वाट को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। तो क्या करेंगे? इसको वेरी कर देंगे, वेरी ब्यूटीफुल। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द रेन
वाज वेरी ब्यूटीफुल। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको जो रूल्स हमने बताए थे वो याद होंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार रूल को डिस्कस कर देता हूँ कि यदि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हो तो हम भाव के अनुसार उसमें, यानी कि भाव के अनुसार सैड के स्थान पर एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, इस तरह के वर्ड इसमें हम यूज करते हैं। तो इसमें हमारा आश्चर्य है तो क्या लगा दिया हमने, एक्सक्लेम विद क्या लगा दिया, सरप्राइज लगा दिया। सुख होगा तो एक्सक्लेम विद जॉय आ जाएगा, और आपका दुख होगा तो एक्सक्लेम विद सॉरो आ जाएगा। तीन ही वर्ड है, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, वाक्य को साधारण कर देते हैं। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है आपको, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं, दूसरा क्या कहता है। सोक्रेटिस सेड टू हिज पीपल, यानी सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा, बी क्वाइट, शांत रहिए, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखिए। तो सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा, यानी कि सुकरात ने जो शिष्य थे बहुत सारे, उनको शांत करने के लिए कहा। तो देखो इसमें हम दो चीज़ मान सकते हैं। एक तो हम इसमें ऑर्डर मान सकते हैं कि उसने उनको ऑर्डर दिया कि शांत हो जाओ, कोई नहीं रोएगा। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है कि जब सुकरात को जहर का प्याला दिया जा रहा था पीने के लिए, क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया था कि तुम युवाओं को भड़काते हो तो तुम्हें मृत्यु की सजा दी जाएगी और तुमको जहर का प्याला पीना है। उस समय जो उनके शिष्य थे, जो उनके चाहने वाले थे, वो सब रो रहे थे। तो सुकरात ने उनसे कहा, बी क्वाइट, शांत हो जाइए, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखिए। ये बात उन्होंने कही। तो देखो इसको हम सलाह के रूप में भी ले सकते हैं और इसको हम आज्ञा के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें सलाह ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज्ञा जब दी जाती है जब बिल्कुल किसी काम को मना करने के लिए वो कहा। उन्होंने कहा चुप हो जाइए, एक सलाह दी, यानी कि तुमको नहीं रोना है, मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, मुझे भी मरना है, मैं मरने वाला हूँ, एक दिन तुमको भी मरना है, तो रोने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने उसको सलाह दी, है ना। तो क्या है, हमने सलाह मान ली, इसमें क्या है, सलाह मान ली, ठीक। अब बात आती है कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो देखो ये वर्ब से शुरू हो रहा है, किससे, वर्ब से, और जो वर्ब से शुरू होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो इम्परेटिव होते हैं। कौन से होते हैं, इम्परेटिव। और इम्परेटिव सेंटेंस में सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, एडवाइस लगाते हैं और रिक्वेस्टेड लगाते हैं, ये तो लगाते हैं। तो हम इसको क्या मानेंगे, हम इसमें सलाह मानेंगे, तो एडवाइस लगाएंगे। बनाना शुरू करते हैं, कॉमा हटा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, याद रखना होगा आपको। तो सेकंड है आपका सोक्रेटिस एडवाइज्ड, टू को हटा देंगे, हिज पीपल, कॉमा हटा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। बताओ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यदि फिर भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो प्लेलिस्ट में जाके हमारी कंप्लीट वीडियो देख लें उसको, कि डायरेक्ट किस तरह से बनते हैं। उसमें हर टॉपिक को डिस्कस किया है हमने, असर्टिव को भी किया है, इंट्रोगेटिव को भी किया है, इंपरेटिव को भी किया है, यानी कि कमांड वाले जो आते हैं, जो बड़े बड़े डायलॉग वाले जो पहले कभी आते थे, उनको भी हमने डिस्कस किया है। तो जाके आप लिस्ट में देख सकते हैं अच्छी तरह से और उसको समझ सकते हैं, जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है। पुराने वालों को तो पता होगा कैसे कैसे क्या होना है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, ठीक है। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन बी को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ब्रैकेट, यानी किसी एक को ब्रैकेट के अनुसार बनाइए या बदलिए या कुछ भी करिए, जो कुछ करना है किसके अनुसार करना है, ब्रैकेट के अनुसार करना है। तो फर्स्ट पर देखते हैं क्या है आपका, टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट, टैगोर जो थे एक महान कवि थे, ही रोट द गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि को लिखा। तो क्या करना है, इसको सिंपल करना है। तो देखो सिंपल करने के हमने आपको छोटे बड़े 8 तरीके बताए थे। यदि आपने हमारी प्रत्येक वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो जाके लिस्ट में देख लेना सबको। बट यहाँ पर हम जो भी टॉपिक है उसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बताया था कि इसमें एक हमारा टॉपिक था, उसमें नाउन क्लॉज के द्वारा, यानी कि सिंपल बनाना है ना। तो इसमें हमने एक रूल लिखाया था कि जब किसी व्यक्ति को कई नामों से पुकारा जाए, देखो मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि जब किसी व्यक्ति को कई नामों से पुकारा जाए तो उसके नामों को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखते हैं। क्या करते हैं,
कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखते हैं तथा दूसरे वाक्य को वर्ब से लेकर कॉमा के द्वारा पहले वाक्य में जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। यही बात मैंने बताई थी। और देखो उसी बात से मैं इसको आपको क्या करूँगा, इसका मैं आपको सिंपल करके दिखाऊंगा। यानी कि बी का पहला है ये, तो क्या करना है, मैंने यही बताया था ना कि जब किसी व्यक्ति को कई नामों से पुकारा जाए, देखो टैगोर एक ग्रेट पोइट, ये भी एक नाम है। गीतांजलि इन्होंने ही लिखी थी। सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, कहाँ से लेंगे, वर्ब से लेंगे। तो बनाए देते हैं इसको, देखिए हम टैगोर कॉमा लगा देंगे, वाज को हटा देंगे, क्या है, एक ग्रेट पोइट। टैगोर भी वही है, एक ग्रेट पोइट भी वही है। अब हमें सिंपल करना है, तो सिंपल करने का मतलब क्या होता है कि वाक्य में एक वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक वर्ब होनी चाहिए। जो बाकी वर्ब है या तो उनको हटा दीजिए या उनको किसी और उसमें बदल दीजिए आप। यानी कि बहुत सारी वर्ब को हम आपको यानी कि इन्फिनेटिव में, जीरो में बदल देते हैं, तो वो नाउन का कार्य करती हैं इस तरह से। तो हमने देखो इसको यहाँ से हटा दिया और इसको यहाँ से हटा दिया। अब हमारे पास एक वर्ब रहेगी, कौन सी वाली, रोट। तो इसको भी हम किससे लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे इसको रोट द गीतांजलि। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखो हमने पहले टैगोर को ले लिया, कॉमा लगाया, एक ग्रेट पोइट ले लिया, फिर कॉमा लगाया और फिर वर्ब से यहाँ से इसको हमने ले लिया। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सिंपल कर सकते हैं। और देखो मैंने इनके बहुत अच्छे से रूल भी लिखाए थे प्रत्येक के कि हम किस तरह से इसको हम सिंपल में बदल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैंने बताया आपको कि जब किसी व्यक्ति को कई नामों से पुकारा जाए तो उसको हम कॉमा के द्वारा लिखते हैं और दूसरे वाक्य में से वर्ब से लेकर कॉमा के द्वारा पहले वाक्य में जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगला वाक्य देखते हैं क्या कहता है इसका, दिस इज ए बुक, यानी कि यह एक किताब है। आई बॉट इट, मैंने इसे खरीदा। यानी कि हम इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे इसका अर्थ में, दिस इज ए बुक, यह वही किताब है। आई बॉट इट, इसे मैंने खरीदा। अब हमें क्या करना है, हमें इसका कॉम्प्लेक्स करना है। क्या करना है, कॉम्प्लेक्स। और देखो कॉम्प्लेक्स करने के मैंने आपको नाउन क्लॉज द्वारा, एडजेक्टिव क्लॉज द्वारा, एडवर्ब क्लॉज द्वारा ये तो बताए थे। अब इसमें नाउन क्लॉज में तो हमारे कौन से आते हैं, डेट आता है, वाट, टू वाट आता है। सिर्फ इन शब्दों को याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। ये यदि आपको ये शब्द बढ़िया तरह से याद होंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद नाउन क्लॉज हो गया, फिर एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, है ना। एडजेक्टिव क्लॉज के दो प्रकार होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। तो हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन से बनाएंगे और रिलेटिव प्रोनाउन में आपका वर्ड है आपका इसमें विच। कौन सा वर्ड है, विच। इसका मतलब होता है जिसे। क्या होता है, जिसे। तो दिस इज ए बुक, यह वही किताब है जिसे मैंने खरीदा था, जिसे मैंने खरीदा था। तो देखो बुक हमारी क्या है, वस्तु। क्या है, वस्तु। तो देखो हमने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में 5 चीजें बताई थी, हु, हुम, हुज, दैट, विच। यही बताया था। क्या बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। मैंने आपको 5 चीजें बताई थी, उसमें आपकी हु, हुम, हुज, डेट, विच ये बताई थी। ये व्यक्तियों के लिए, जानवरों के लिए, छोटी वस्तुओं के लिए, बड़ी वस्तुओं के लिए। अब यहाँ पर बुक दिया है, क्या है, बुक। अगर बुक को हम छोटी वस्तु मानते हैं तो किससे जोड़ देंगे, डेट से जोड़ देंगे। यदि कहें नहीं हम तो बुक को बड़ी बुक मानेंगे, बड़ी चीज मानेंगे, तो किससे जोड़ देंगे, विच से जोड़ देंगे। क्योंकि ये होता है छोटी चीजों के लिए और ये होता है आपका बड़ी चीजों के लिए। ठीक है, तो अब आप स्वतंत्र हैं। यदि आपको लगता है कि बुक हमारी बड़ी चीज है तो किससे जोड़ देंगे, उसको हम दैट से जोड़ देंगे। और यदि आपको लगता है कि वो बड़ी है तो किससे जोड़, विच से जोड़ दोगे। और यदि छोटी मानते हो तो किससे जोड़ दोगे, दैट से जोड़ दोगे। तो बात समझ गए होंगे इसको आप। इसका क्या करना है, हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। तो सेकंड है, इसको देखते हैं। देखिए दिस इज ए, दिस इज ए बुक। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। विच से जोड़ेंगे इसको हम, क्योंकि हमने इसे बड़ी मान लिया, बुक बड़ी चीज है। क्योंकि इससे भी छोटी चीज होती है, सुई है आपका, डस्टर है आपका, पेन है आपका, तो ये छोटी चीजें मान लेंगे। और बुक थोड़ी बड़ी होती तो हमने बड़ा मान लिया इसको। क्या मान लिया, बड़ा मान लिया। तो क्या बड़ा मान लिया तो किसे जोड़ेंगे, विच से जोड़ेंगे। तो दिस इज ए बुक, यह वही किताब है। विच माने जिसे, विच माने क्या होता है, जिसे। आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा था।
यह वही किताब है जिसे मैंने खरीदा था। तो आई बॉट हो गया, इट को यहाँ पर हटा देंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारा विच का कार्य कर रही है, जिसे मैंने खरीदा था। बात समझ गए होंगे? तो इट को हम यहाँ पर हटा देंगे। अगर किसी कारणवश आप नहीं हटा पाते हैं तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सेंटेंस आपका फिर भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो पहला टॉपिक क्लियर हो गया, दूसरा भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे पर। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसी को ट्रांसफॉर्म करना है। एज किसके अनुसार करना है? ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अनुसार करना है। तो पहला है दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM इनटू किसमें करना है? पैसिव। क्या बनाना है इसका? पैसिव बनाना है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, ही इज एज क्लेवर एज ए फॉक्स। इसका करना है आपको कंपैरेटिव डिग्री करना है। ठीक है, तो देखो दोनों ही चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। और देखो हमने ट्रांसफॉर्म जो आपको ट्रांसफॉर्म कराए थे उसमें हमने आपको 5 चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें पहला था हमारा रिमूव टू, फिर यूज टू, फिर इसके बाद डिग्री किया था, फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव किया था, और फिर सबसे लास्ट में किया था चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो हमने आपको 5 चीज़ों को डिस्कस किया था जब हमने इस टॉपिक को पढ़ाया था। नहीं देखा है आपने, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वैसे आपको सिर्फ इसी के समझने से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपके पास समय है तो चाहे तो आप इसको जाकर प्ले स्टोर में देख सकते हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं है, 4-6 वीडियो, अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM, हमको क्या करना है? इसका पैसिव करना है। क्या करना है? पैसिव। तो ये सी क्वेश्चन है और इसको हमें पैसिव करना है, पैसिव में बदलना है ना। सी क्वेश्चन है, तो दे क्लोज शॉप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? हम पहचानते हैं, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे उसको हम नहीं कर सकते हैं। क्लोज में बंद करना, दे माने वे, तो ये बहुवचन है इसलिए इसमें एस नहीं लगी, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट का हो गया। कौन सा हो गया? प्रेजेंट। और प्रेजेंट का भी हो गया इंडेफिनिट। और देखो मैंने आपको उस समय एक बात बताई थी, फिर बता रहा हूं कि यदि वाक्य में कोई एच भी नहीं है, यदि वाक्य में कोई एच भी नहीं है तो वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर या फिर पास्ट इंडेफिनिट का है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में से एक है आपका। तो इसमें देखो सेकंड फॉर्म है नहीं, तो क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। बनाना शुरू करते हैं। जब हम किसी वाक्य को पैसे बताते तो पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें? शॉप्स। शॉप्स कितनी है हमारी? शॉप्स में ज़्यादा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लगाते हैं हम? इज आर एम का प्रयोग करते हैं। दुकानें ज़्यादा हैं तो आर लगा देंगे, तो शॉप्स आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्लोज्ड, और फिर ये आपका अदर वर्ड में आ गया। ये क्या आ गया? अदर वर्ड हो गया। तो इसको लिख देंगे हम एट 8 PM, ठीक, और फिर बाई, और जो सब्जेक्ट होता है उसको बाद में ले जाते हैं, उसकी ऑब्जेक्ट अवस्था, तो दे को क्या कर देते हैं? बाई देम। बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पहचान लो। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये अदर वर्ड हो गया। बताओ क्या है? बहुत ही आसानी से आगे देखते हैं। ही इज एज क्लेवर एज ए फॉक्स। इसको कंपैरेटिव करना है, तो कंपैरेटिव का एक रूल होता है। यदि आपको रूल याद होगा तो बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो मैं इसका रूल बताता हूं कि पहले आता है लास्ट सब्जेक्ट। क्या आता है? लास्ट सब्जेक्ट। फिर आती है HB, फिर आती है आपकी CD फॉर्म, फिर आता है देन, और फिर आता है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो पहले क्या आता है? लास्ट सब्जेक्ट, और लास्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें? ए फॉक्स। तो लिख देंगे यहां पर हम ए फॉक्स। दूसरे नंबर पे HB क्या है इसमें? इज। एक कॉमन रूल होता है इसमें, आपको बता देता हूं मैं। कॉमन रूल क्या होता है कि यदि वाक्य में नॉट दिया हो तो हटा देते हैं, और नॉट ना हो तो लगा देते हैं। तो मुझे बताइए इसमें नॉट है या नहीं है, तो क्या करेंगे? लगा देंगे। ठीक, यदि आप भूल भी जाते हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ए फॉक्स इज नॉट, फिर क्या है? तो लास्ट सब्जेक्ट आ गया, फिर HB, फिर क्या आएगी? फिर CD, वो आएगी CD फॉर्म। CD फॉर्म किसकी आएगी? क्लेवर की। तो ए फॉक्स इज नॉट क्लेवर, ER और लगा देंगे, CD लगने ER करते हैं। फिर क्या आएगा? देन आ गया, और फिर क्या आता है? फर्स्ट सब्जेक्ट, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपका? ही।
बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। पहले आता है लास्ट सब्जेक्ट, फिर आती है एचवी, फिर आता है आपका सीडी फॉर्म। सीडी फॉर्म कैसे बनते हैं? ER लगाने से। नहीं पता है तो मैं आपको बता चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख लेना, बहुत ही से समझ जाओगे CD कैसे बनती है, SD कैसे बनती है। वैसे देखो, अगर शब्द में हम ER लगा दें, क्या लगा दें? ER लगा दें, CD बन जाती है, और यदि EST लगा दें तो SD बन जाती है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखोगे तो बहुत ही आसानी से बदल गया। किसमें बदल गया? ये हो गया आपका, यानी कि CD में बदल गया। क्या हो गया? ये CD, यानी कि कंपेयर डिग्री हो गई ये। इसके बाद अगला है आपका D पॉइंट, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी किन्हीं 2 सेंटेंस को करेक्ट करना है। लेकिन हम यहाँ पर आपको चारों को बताएंगे, चारों को बताएंगे आपको, क्योंकि हो सकता है कि जिसको हमने छोड़ दिया वही एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इसलिए हम आपको चारों को बताएंगे। ध्यान से समझना है। इफ आई वाज यू आई वुड नेवर डू दैट। अब देखिए, इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ मुझे सही सा नजर आ रहा है, लेकिन हमको इफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? इफ। और जब इफ वाक्य में आ जाए तो वो कंडीशन वाला वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है? कंडीशन वाला। कंडीशन कैसी हो सकती है? कंडीशन असंभव भी हो सकती है। असंभव कैसी होती है? यदि मैं कहूं कि यदि मैं लड़की होता तो पता नहीं क्या क्या करता है। ठीक है ना, इस तरह से मैंने ये बात सोची, तो क्या हो सकता है ऐसा? मैं लड़की हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। यदि मैं राजा होता, नहीं बन सकता राजा। राजा के लिए बहुत सारी कैपेसिटी, बहुत सारी क्षमताएं होनी चाहिए। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई असंभव बात आ जाए तो उस समय क्या होता है? वैसे आई के साथ वाज लगता है, सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि आई के साथ वाज लगता है। लेकिन यदि कोई असंभव बात आ जाए तो उस कंडीशन में आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। यानी कि इफ आई वाज यू, यानी कि यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम होता, यानी मैं कहूं कि मैं तुम बन जाऊं, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में क्या होता है? आई के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो समझ गए होंगे आप कैसे करेक्ट होगा ये। अगला है द एरिया ऑफ द दिल्ली इज बिगर देन आगरा। बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल गलती नहीं होगी इसमें। बिल्कुल, द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा, बिल्कुल सही आ रहा है। जब आपके सामने इस तरह का वाक्य आ जाए और अंत में क्या दिया हो? कोई प्लेस दिया हो, कोई स्थान दिया हो, क्या दिया हो? कोई स्थान दिया हो, और CD का वाक्य आ जाए। किसका वाक्य आ जाए? CD का। ध्यान रखना इसको, अक्सर ऐसे वाक्य आ जाते हैं, किसका? CD, यानी कि कंपेयर डिग्री का वाक्य आ जाए तो उस कंडीशन में उसे हम सही करने के लिए इतना याद रखते हैं कि देन के बाद हमको क्या लगाना होता है? उसमें दैट ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं उसमें? दैट ऑफ, यानी कि देन दैट ऑफ आगरा, ये आपका हो जाएगा करेक्ट। ऐसे वाक्य अक्सर आ जाते हैं, बट कोई बात नहीं, इसको मत करना। ये समझ में आ गया, इसको कर लेना, ये समझ में आया, इसको नहीं। लेकिन आपको टोटल इसमें से आपको केवल 2 करने हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आपको 2 वाक्य ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप बहुत ही आसानी से ढूंढ लोगे। इसमें ये गलती है और इसमें ये गलती है, बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो अब तीसरा देखते हैं, मिस्टर PK रॉय इज ए MP। अब देखो, इसे बहुत आसानी से कर लोगे आप, क्योंकि इसमें हमारी A और N की गलती है। देखो, मैंने आपको सिखाया था कि जब शॉर्ट फॉर्म के शब्द आ जाएं, जैसे कि ये आ गया, क्या है? MP, और भी होंगे, आपने देखा होगा MA लिखा देखा होगा, है ना? देखा LLB लिखा देखा होगा। जब ऐसे शब्द आते हैं तो इनके साथ जो आर्टिकल जो लगता है, आपका आर्टिकल A अंदर लगता है, उसका नियम क्या होता है? इसको देखते हैं क्या है। ये है हमारा M, क्या है? M। ये भी हमारा क्या है? M, और ये है हमारा L। तो इसका जो फर्स्ट लेटर देखते हैं हम, क्या है? क्या है इसका फर्स्ट लेटर? इसका A है, और A की अगर हम बात करें तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? E होती है। इसकी भी E होगी और इसकी भी E होगी। अगर हम इसको A भी मान लें, यानी कहें कि A से तो A होता है, तो कोई बात नहीं, A भी हमारा क्या है? बॉबल है, और E भी हमारा बॉबल है। तो ये सब क्या है हमारे? ये हमारे सब बॉबल है। क्या है? बॉबल। और जब बॉबल आए तो क्या लगाते हैं?
एन लगाते हैं। ये तो बात आपको पता होगी कि वॉवेल जब आता है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ाया था कि ए ई आई ओ यू आए, तो एक शब्द की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ये सुना होगा आपने। इसीलिए यहाँ पर देखो ये वॉवेल शब्द आ रहा है, इसके बेस पर क्या आएगा, एन, और यहाँ पर क्या दिया है, ए, तो काट के क्या लिख दोगे आप इसको, एन। कोई परेशानी समझ में ना आए तब बताना, ठीक है, क्योंकि मैं वाक्य के अनुसार ही आपको बता दूंगा इसमें गलती क्या है। सारा रूल इसमें फिट कर दिया मैंने। अब आपको बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा वाक्य आपको कहीं भी दिखाई देगा, आप उसको देखते ही पहचान लोगे इसमें ये गलती है, इसको ऐसे सही करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, वाई आर यू एफ्रेड फ्रॉम हिम। तो देखो ये एफ्रेड शब्द आ गया, और एफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है। ये प्रीपोजिशन का सेंटेंस है, किसका है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनके बाद निश्चित प्रीपोजिशन आती है। क्या होती है, निश्चित। प्राउड के बाद ऑफ आता है, लिसन के बाद टू आता है, तो कुछ निश्चित प्रीपोजिशन होती है। इसी तरह से एफ्रेड के बाद हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, न कि फ्रॉम आता है। तो इस तरह से ऐसे ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो समझ गए होंगे कि पहले में क्या गलती है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। लेकिन एग्जाम में आपको केवल 2 ही करने हैं। तो जितने हमने आपको रूल लिखाए थे सिंटैक्स के, यदि आप उनको अच्छी तरह से याद कर लोगे तो मैं गाइड देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये ग्रामर का टॉपिक है और इसमें मार्क्स आपके मैथ की तरह मिलते हैं। जैसे मैथ में देखा होगा, अगर हमने 50 का सही किया तो 50 आएंगे, और 100 का सही किया है तो 100 नंबर आएंगे। सेम कंडीशन ग्रामर में भी ऐसा ही होता है कि यदि आपने इसको बिल्कुल सही बनाया है, इंडायरेक्ट सही किया है, तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे। इसको यानी कि कंपाउंड या सिंपल इसको सही किया है, कॉम्प्लेक्स, तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे। इसलिए प्रत्येक टॉपिक को आपको अच्छी तरह समझना है और उसको करना है, ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।